हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह आबकारी प्रवर्तन सिपाही के लिए परीक्षा वाणी की रिवीजन क्लास है, क्विक रिवीजन क्लास है। इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक में, बस क्विक एक रिवीजन करेंगे परीक्षा वाणी का एग्ज़ाम से पहले। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि परीक्षा वाणी सबसे महत्वपूर्ण बुक है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो 20 से 25 नंबर के प्रश्न इसी बुक से आपको मिलेंगे। तो इस वजह से यह बुक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसका यहाँ पे क्विक रिवीजन की हम क्लास आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए देखेंगे। यह क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है। अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो आगे की क्लासों को बड़ा करेंगे। और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा यह परीक्षा वाणी की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। और यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो इस क्लास का मेन मकसद ये है कि आपका आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा से पहले पूरा परीक्षा वाणी का रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। और परीक्षा वाणी के जैसा आपने पहले भी पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो बुक को भी ज़रूर पढ़िएगा। और उसमें जो प्रारंभिक कुछ पृष्ठ दिए होते हैं उन्हें तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप रट लीजिएगा। एग्ज़ाम जाने से पहले जो प्रारंभिक पृष्ठ दिए रहते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उससे भी आते हैं अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। और यहाँ पर थोड़ा रिविज़न करके आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, एग्ज़ाम से पहले एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और यह क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई गई है, यह ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे, यह उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में नहीं पढ़ाई करी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने उत्तराखंड की हिस्ट्री में PhD कर ली होगी। तो कृपया वो मुझे प्लीज़ सुझाव ना दें कोई भी कि ऐसा कर दो, ऐसा करो, ये है वो है। ये केवल परीक्षा वाणी की क्लास है और यह उन बच्चों के लिए जिनको एग्ज़ाम अभी पास करना है। PhD करने वाले बच्चों के लिए क्लास नहीं है, वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। यशवंत कठोच, अजय रावत, उन बुकों को पढ़ें, उनके लिए वो अच्छी रहेंगी। लेकिन एग्ज़ाम में प्रश्न इस बुक से भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो यह उन्हीं बच्चों के लिए क्लास है। तो कोई सजेशन इसमें ना दें, क्योंकि यह उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़े दिन में पढ़कर ही एग्ज़ाम पास करना होता है। और वो एग्ज़ाम पास कर भी लेते हैं कम समय में पढ़ाई करके, तो ये उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला फैक्ट जो है, राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? तो मलारी गांव चमोली से मिला है। तो यहाँ पर मलारी गांव चमोली आपको याद रखना है, यह पूछा जाता है 5.2 किलो सोने का मुखौटा कहाँ से मिला है? मलारी गांव चमोली से। आपने पढ़ा होगा ज़रूर यह पहले। अगला है, मलारी गांव के प्रागैतिहासिक पुरास्थल की खुदाई कब और किसके द्वारा कराई गई थी? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा 2002 में। बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ये चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है। सभी फैक्ट अगर आपने नहीं पढ़े, मैं टेलीग्राम चैनल में इसका PDF डालूँगा, तो आप वहाँ से इसको पूरे अच्छी तरह से डाउनलोड करके अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल एक एक फैक्ट को। अगला प्रश्न है, किस स्थल में नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो हुडली, उत्तरकाशी में। हुडली और उत्तरकाशी में, हुडली जगह है और उत्तरकाशी में प्राप्त हुए नीले रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं, यह ध्यान रखिएगा। अगला है, 8 ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति हुई है। तांबे की मानव आकृतियां जो मिली हैं कहाँ से? बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से। बनकोट पिथौरागढ़ से मिली हैं। यहाँ पर अभी तक हमें नीले रंग के शैल चित्र मिले थे। देखिए, प्रागैतिहासिक करने पर किसके द्वारा कराई गई थी, ऐसे है। अब यहाँ पर हमें तांबे की आकृतियों का है, ताम्र आकृतियाँ बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से मिली हैं। तो प्रश्न आता है बनकोट से संबंधित। अगला है, किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो फलसीमा अल्मोड़ा के। क्या किया गया है? योग मुद्रा में। ध्यान इतना रखना है कि प्रागैतिहासिक स्थल के योग मुद्रा में प्रश्न आ सकता है कि मानव का चित्रण कहाँ किया गया है? फलसीमा अल्मोड़ा के। अगला है, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? तो कसार देवी अल्मोड़ा के शैल चित्र में किया गया है। 14 नर्तकों का, कसार देवी अल्मोड़ा के। और यहीं पर आप ऊपर वाला देखिए, शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण, फलसीमा अल्मोड़ा। और 14 नर्तकों का चित्र, नर्तक हैं, नर्तकी नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर योग मुद्रा में दिखाया गया था मानव का चित्रण, फलसीमा अल्मोड़ा। और 14 नर्तकों का चित्रण कसार देवी अल्मोड़ा में। आगे देखते हैं। आगे है, उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? पौराणिक ग्रंथ हैं।
तो यहाँ पर ध्यान रखना, आदि इतिहास के पौराणिक ग्रंथ हैं। जैसा कि इतिहास को डिवाइड किया जाता है तो उसका ही एक पार्ट आदि इतिहास है, तो उसका जो स्रोत है, मतलब आदि इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। अगर हम जैसे किसी के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हम किन चीज़ों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे माना हमसे कोई कहे कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी कहाँ से आप कुछ बताओ हमें, आप हमें कुछ उसके बारे में जानकारी दो, तो हम फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे, कोई बुक ढूंढेंगे या उससे जुड़ा हुआ कोई अभिलेख ढूंढेंगे। तो ऐसे ही जब ये आदि इतिहास की बात चल रही है तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पौराणिक ग्रंथ से मिलती है। अगला है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन भी है तो इसी में प्रथम उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कहा गया है क्या, देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। अगला है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। वो किया गया ऐतरेय ब्राह्मण में प्रयुक्त किया गया है। तो अगला देखते हैं, यहाँ पर स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, मानसखंड और केदारखंड नाम दिया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, मानसखंड और केदारखंड नाम दिया गया है स्कंद पुराण में। बहुत ज़्यादा यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में कहा गया है क्या, केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र। तो क्या कहा गया, केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र। अगला, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है क्या, मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र। क्या कहा गया है, मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र। तो यहाँ पर अगर प्रश्न इस तरह से आता है, स्कंद पुराण में नंदा देवी से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र। आप जानते हैं नंदा देवी पर्वत एक तरह से डिवाइड करता है दोनों खंडों को। तो यहाँ पर मानसखंड स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है क्या, मानसखंड या कुमाऊं क्षेत्र। आगे देखते हैं, मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में कहा गया है क्या, कहा गया है, मानसखंड और केदारखंड दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहा गया है उन्हें, उत्तरखंड, जैसे आज वर्तमान में नाम उत्तराखंड है। ब्रह्मपुर, खसदेश, ये सब कहे गए हैं मानसखंड, मतलब कुमाऊं गढ़वाल दोनों को जोड़ दिया जाए तो पुराना नाम क्या था, तो उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश यह नाम था। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, हिमवंत है। अगला देखते हैं, अगला है, यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र को पहले कहा जाता था क्या, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि एवं केदारखंड कहा जाता था। गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था, बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि एवं केदारखंड। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान क्या था, अलकापुरी, ध्यान रखना है अलकापुरी। अगला है, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित हैं बद्रीनाथ के पास। और बद्रीनाथ कहाँ पर है, यह आप जानते ही होंगे। तो ऐसा भी प्रश्न आता है, कभी कभी बद्रीनाथ नहीं आता है, प्रश्न ऐसा भी आता है, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं किस जिले में स्थित हैं, तो कहाँ पर स्थित होंगी। तो उस हिसाब से आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कहाँ पर हैं। तो गणेश बद्रीनाथ के समीप में यह गुफाएं स्थित हैं। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी, तो देवप्रयाग में तपस्या की थी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में देवप्रयाग में तपस्या की थी। अगला है, बाणासुर की राजधानी थी कहाँ, ज्योतिषपुर में। तो बाणासुर की राजधानी कहाँ थी, ज्योतिषपुर में। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी, तो तपोवन टिहरी में की थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण जी ने कहाँ पर तपस्या, बहुत कम जगहों पर लक्ष्मण जी का नाम आता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ की थी, तपोवन टिहरी में की थी। और केदारखंड को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है क्या, भृंगतुंग। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, भृंगतुंग। तो यह ध्यान रखिएगा, प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग किसका नाम था, यह प्रश्न पहले पूछा भी गया है पीसीएस के एग्जाम में। तो यह ध्यान रखिएगा, केदारनाथ को कहा जाता था। अगला है, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है, तो वन पर्व में है। मतलब इतना ज़्यादा इन चीज़ों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जो पौराणिक हैं, प्रश्न इन चीज़ों से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे केदारनाथ को क्या कहा गया है, बाणासुर की राजधानी, इन चीज़ों से। आगे देखते हैं, आगे है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी कहाँ, श्रीनगर में थी। अगला है, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में 2 विद्यापीठ थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट आईएमपी, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम थे। क्या थे, गढ़वाल क्षेत्र में कौन से 2 विद्यापीठ थे, तो कौन से थे, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम थे। तो यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। अगला है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है, कण्वाश्रम से जुड़ा हुआ है। अगला है,
जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कण्वाश्रम में हुआ था। अगला है, कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की कण्वाश्रम में की थी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कालिदास ने ये जो रचनाएं हैं, कभी भी इतिहास में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि युद्धों से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। सांस्कृतिक चीज़ों से, किसी ने कोई निर्माण कराया है, किसी ने कोई मंदिर बनाया, किसी ने कोई पुस्तक लिखी, इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। युद्धों से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसने कौन सा युद्ध लड़ा, यह कभी नहीं, बहुत कम पूछा जाता है। अगर वह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक तरह से उसके बाद परिवर्तन आता है, तभी उसको पूछा जाता है, नहीं तो नहीं पूछा जाता है। तो कभी भी इन चीज़ों को ज़्यादा आप नोट करिएगा। तो कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कण्वाश्रम में की थी। अगला है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? था मालिनी। बहुत महत्वपूर्ण है यह भी। अगला है, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों, इन्हें आर्य भी कहा गया है, की प्रधानता थी। इनके समय में अधिक हुआ, बौद्ध धर्म का प्रसार अधिक हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों की प्रधानता थी। खसों के समय पे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, खसों के समय पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार गढ़वाल में ज़्यादा हुआ था। अगला है, गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा नगर था जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता था? तो यह कोटद्वार था। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? यह कोटद्वार है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है, कुमाऊं का पौराणिक नाम है, क्या है? मानसखंड है। तो यहाँ कुमाऊं का पौराणिक नाम मानसखंड है। बहुत महत्वपूर्ण है यह भी। पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है क्या? कुर्मांचल। पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में, किस काल के? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है। पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में, पौराणिक काल जब निपट गया, उसके बाद के जो ग्रंथों की रचनाएं हुई, उनमें कुर्मांचल कहा गया है इसको। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख, हम तो कुमाऊं में आप जानते हैं कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। तो इस स्थान कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? स्कंद पुराण में है। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख है? तो ब्रह्मा एवं वायु पुराण में है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा एवं वायु पुराण में क्या है? किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास का उल्लेख है। अगला है, किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियों के निवास का उल्लेख है? तो यह भी क्या है? महाभारत में। यहाँ भी हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों का? ब्रह्म वायु पुराण में। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र आप पूरे उसके लिए कह दिया गया है, तो किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियों के निवास का उल्लेख है? तो वह महाभारत में है। अगला है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। महत्वपूर्ण है यह बहुत ज़्यादा। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है किसके? नागों के निवास की। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर नाग मंदिर बिनाग या बेनीनाग अवस्थित है कहाँ? पिथौरागढ़ में। यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ खसों के समय में हुआ था। जैसा हमने देखा, खसों के समय में ज़्यादा हुआ था। खसों को ही आर्य भी कहा जाता था। तो अगला है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कौन? कुड़िंद शासक थे। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुड़िंद शासक थे। किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो कालसी अभिलेख, कालसी शिलालेख से, जो यहाँ पर सम्राट अशोक का जो कालसी में शिलालेख है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो कालसी में सम्राट अशोक का जो शिलालेख है वह बृहत शिलालेख है, ना कि जो मतलब छोटा वैसा शिलालेख नहीं है स्तंभ, तो बृहत शिलालेख है, यह ध्यान रखिएगा। और बृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो वह बृहत शिलालेख है और उसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। तो उससे यह पुष्ट होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। तो इस तरह से क्या हो गया? उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद शासक। और इसकी पुष्टि किससे होती है? मौर्यों के, क्योंकि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे, कालसी शिलालेख से। अगला है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति था। दूसरा है, पहली शती ईस्वी पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? शकों का अधिकार हो गया था। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है? तो शकों के आधिपत्य को प्रमाणित करता है। अगला है, शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर, यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट था। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? कुषाणों का अधिकार हो गया था। अगला है, 6वीं शती के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? 6वीं शती के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरियों ने
यहाँ पर अधिकार कर लिया था। जब 6वीं सदी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरियों ने अधिकार कर लिया था। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ? तो वर्धन वंश, हर्षवर्धन का एक तरह से कह सकते हैं, तो वर्धन वंश का यहाँ पर सत्ता स्थापित हुई। अगला है, हर्ष के समय ह्वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा की थी। उसने इस राज्य को कहा था क्या? पाली हिमोपुलो। पाली हिमोपुलो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। पाली हिमोपुलो कहा था, इसका अर्थ ब्रह्मपुर होता है। अगला है, ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? उसका क्षेत्रफल कितना बताया था? मोयुलो कहा था और 20 ली बताया था। हरिद्वार को क्या कहा था? मोयुलो, और क्षेत्रफल कितना बताया था? मोयुलो का अर्थ होता है मयूरपुर, और 20 ली क्षेत्रफल बताया था। बहुत महत्वपूर्ण है यह भी। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश को माना जाता है। 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी बनाई गई बागेश्वर के बैजनाथ में बनाई गई थी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। 700 से 1050 तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की 300 साल हैं लगभग। तो 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर में थी, चमोली के कार्तिकेयपुर में। उसके बाद राजधानी बागेश्वर के बैजनाथ में बनाई गई, मतलब चमोली से बागेश्वर में बना दी गई। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव था। अगला है, बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो खप्पर देव वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। अगला है, खप्पर देव वंश के बाद निम्बर वंश की स्थापित हुई थी। उसके बाद है, निम्बर किस मत का था? तो निम्बर किस मत का था? शैव मत का था। निम्बर वंश का वह कौन शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? तो निम्बर पुत्र इष्टगण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्बर पुत्र इष्टगण ने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। अगला है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया? तो इष्टगण ने कराया था। अगला, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक ने काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार बताया गया है? तो इष्टगण पुत्र ललित सूर्यदेव को बताया गया है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला है, बैजनाथ मंदिर बनवाया, यह बनाया ललित पुत्र भूदेव ने बनवाया था। आगे देखते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंशों में किसने सलूड़ादित्य वंश की स्थापना की थी? तो इच्छरदेव ने की थी। अगला है, सलूड़ादित्य वंश के किस शासक ने भुवन विख्यात दुर्मदाराती सीमांतिनी वैधत्य दीक्षा दान दशैक गुरु की उपाधि धारण की थी? यह कौन था? इच्छरदेव ने धारण की थी। तो आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, इतना लंबा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भुवन विख्यात दुर्मदाराती, यह इससे आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। तो इच्छरदेव ने यह उपाधि धारण की थी। अगला है, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः थे कहाँ के? अयोध्या के थे। अयोध्या यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे कार्तिकेय थे, यह भी ध्यान रखिएगा। किस क्षेत्र में प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई? तो कुमाऊं क्षेत्र में यह प्रचलित है। आगे है, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा और लोक भाषा क्या थी? तो क्या थी? कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा मतलब जो राजकीय कार्य में उपयोग करते थे वो संस्कृत थी। लोक भाषा जो आम बोलचाल की थी वह पाली भाषा थी। अगला है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किस महान संत का आगमन हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है, आदिगुरु शंकराचार्य का, और इन्होंने बौद्धों के प्रभाव को यहाँ पर कम किया था। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 में किस स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था? केदारनाथ में। तो यह भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी होगी तभी आगे कोई इसे जारी रखा जाएगा, नहीं तो आगे देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।